नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं आपके साथ कृतिका सिंह। गिरफ्तार किए गए आईएसआई के मोहरों की देश दहलाने की साजिश क्या थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान प्रेम कैसे छलका? कोहली ने अचानक क्यों किया T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान? सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? और अयोध्या में इस बार दीपावली पर क्या खास होने वाला है? ये सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए डी कंपनी के 6 आतंकवादियों ने पूछताछ में साजिश से जुड़े राज उगलने शुरू कर दिए हैं। पुलिस को आतंक के आरोपियों से पूछताछ में आतंक के खतरनाक मॉड्यूल का पता चला है और बताया ये जा रहा है कि आईएसआई और डी कंपनी की गठजोड़ देश को दहलाने के लिए 1993 के आतंकी प्लान को दोहराने की कोशिश में था। लेकिन चिंता की बात यह है कि आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद भी त्योहारों पर धमाकों की आशंका अब भी बनी हुई है। देश को दहलाने के लिए पाकिस्तान और डी कंपनी के आतंक के मॉड्यूल का पता चल चुका है। जानकारी के मुताबिक देश को आतंकी हमले से बुरी तरह दहलाने के लिए जीशान और ओसामा को पाकिस्तान में रेल की पटरियों और पुलों को उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इन धमाकों में आरडीएस का इस्तेमाल किया जाना था। यही नहीं, आतंकी बड़े ट्रेनों के रूट और उनके टाइमिंग की जानकारी जुटा रहे थे। इन पर ऐसे पुल और रेलवे लाइन की रेकी करने का जिम्मा था जहाँ धमाके में जबरदस्त नुकसान हो सके। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलकर इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। यही नहीं, इस साजिश में स्लीपर सेल की भूमिका भी सामने आई। बताया जा रहा है कि आईएसआई और दाऊद के आतंकी मॉड्यूल की योजना 1993 के मुंबई बम धमाकों की तरह थी। पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई के जो एक सेफ हाउस में जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें बाकायदा AK-47 चलाने के अलावा विस्फोटक कैसे बनाया जाए, उसे कैसे प्लांट किया जाए, कैसे फिजिकल तौर पर अपने टारगेट को नुकसान पहुंचा जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ये भी दी गई थी कि भारतीय रेल को निशाना बनाना है। पुलिस को ओसामा के चाचा हुमैद की तलाश है, तो वहीं दुबई में रह रहे ओसामा के पिता की भूमिका का भी पता चला है। कुछ ऐसे चैट भी मिले हैं जिसके आधार पर ओसामा के पिता को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो सीधे आईएसआई के संपर्क में था। पुलिस उसे दुबई से भारत लाने के लिए सीबीआई के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। देश में त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है और नवरात्रों के मौके पर धमाके की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस शुक्रवार को इस पूरे मामले में कुछ और जानकारियां देगी। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के ATS अधिकारी जुटेंगे और इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को आशंका है कि कहीं ओसामा के चाचा हुमैद विदेश न भाग जाए और इसलिए पुलिस जो है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर तालिबान के पैरोकार बनते हुए नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर दिए गए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलकर तालिबान के लिए अपना प्यार लुटाया। यही नहीं, इमरान खान ने खोलकर तालिबान के आतंक राज का समर्थन खुद भी किया और पूरी दुनिया से उसे मान्यता देने की अपील भी कर डाली। पाकिस्तान को ना ही वहां के लोगों ने मानवाधिकारों की फिक्र है और ना ही महिलाओं के हक की, लेकिन उसकी ये बात अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में भी साफ नजर आई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उसे पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए जोरदार बैटिंग करने में जुटे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आने का मौका मिला तो इमरान खान का तालिबान प्रेम खुलकर सामने आ गया। If they can sort of now work towards an inclusive government, get all the factions together, Afghanistan could have peace after 40 years. But if it goes wrong, and which is what we are really worried about, it could go to chaos, the biggest humanitarian crisis. तालिबान का समर्थन करता पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा दिया। अफगानिस्तान में जब तालिबान फल फूल रहा था, सरकार के गठन में पाकिस्तान की भूमिका थी और उसके बाद अब सरकार के कामकाज में वह दखल दे रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ये भी चाहता है कि दुनिया भर के सारे देश तालिबान को मान्यता दे और उसे यह नहीं नजर आ रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं पर किस कदर अत्याचार कर रहा है और उन पर जुल्म और सितम कर रहा है।
तालिबान सरकार में महिलाओं के हक को कुचला जा रहा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में इमरान खान महिलाओं के लिए तालिबानी रवैये का साथ देने में जरा भी नहीं हिचके। I feel very strongly that it's a mistake to think that someone from outside will give Afghan women rights. Afghan women are strong. Give them time, they will get their rights. That you cannot impose women's rights from abroad. पाकिस्तान में इमरान खान का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि बाइडेन या अमेरिकी प्रशासन के अफसर पाकिस्तान की सेना और ISI चीफ से तो बात करते हैं, लेकिन इमरान से नहीं। CNN को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान की चीन से दोस्ती और प्रेम भी खुलकर नजर आया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान काफी किरकिरी झेल रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका की बेरुखी और नाराजगी भी झेल रहा है। इसके बावजूद वो तालिबान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नापाक चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के तालिबान का इस हद तक समर्थन करने से अमेरिका भी नाराज है। अमेरिका ने साफ कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के सदस्यों को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जा चुके हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को भी पनाह दी है। और यही वजह है कि अमेरिका ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वो अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा आने वाले हफ्तों में जरूर करेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज में तैयार 2 इमारतों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध करने वालों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है उनमें रक्षा मंत्रालय के 2 दफ्तर हैं। पीएम मोदी ने देश के कामकाज के लिए इस प्रोजेक्ट को जरूरी बताया और कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बूंदाबांदी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज में तैयार 2 इमारतों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, CDS जनरल विपिन रावत सहित कई मंत्री और अधिकारी नजर आए। कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने इन इमारतों में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर हैं। पीएम मोदी ने दोनों इमारतों को देश की नई जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए तैयार बताया और दावा किया कि इससे सेनाओं के कामकाज को ज्यादा सुविधाजनक, प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। कोरोना के बावजूद तय वक्त में प्रोजेक्ट के पहले चरण के पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। हालांकि कोरोना के दौर में इस पर होने वाले खर्च को लेकर विरोधी दल प्रोजेक्ट की आलोचना करते रहे। अब जब मौका मिला तो प्रधानमंत्री ने आलोचकों को जवाब भी दिया। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे। प्रधानमंत्री ने डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि वो भारत की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। सेना को अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं और सैन्य जरूरत के मुताबिक हथियारों की खरीद में तेजी भी लाई गई है। उन्होंने सेना की जरूरत के मुताबिक जो काम करने की पुरानी शैली थी उसे बदलने की जरूरत पर बल दिया और साथ ही कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आधुनिक भारत और बदलती दिल्ली की जरूरत है। अभी रक्षा मंत्रालय के कई दफ्तर अंग्रेजों के समय बने आर्मी बैरक में ही चल रहे हैं। बैरक में चल रहे दफ्तरों के अलावा कई और विभाग को अलग अलग जगह से चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन विभागों को इन 2 नई इमारतों में शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केजी मार्ग पर 14 और अफ्रीका एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 13 विभागों के दफ्तर होंगे। इन दोनों इमारतों में कुल 7,000 अफसर स्टाफ के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है, जिनमें 1500 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 775 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने नए भारत की राजधानी को लोक हितकारी बनाने पर जोर दिया। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है।
इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछली इमारतों की जर्जर हालत के बारे में बताया और वहां की कमियों को देखते हुए नए प्रोजेक्ट को जरूरी करार दिया। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत कई सरकारों ने महसूस की और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और इसे साकार करने का बीड़ा उठाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी और आरएसएस को हिंदू विरोधी पार्टी बताने के लिए राहुल ने जिन शब्दों का सहारा लिया, बीजेपी को वो नागवार गुजरा और राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक पर विचार करना शुरू कर दिया है। संघ को ये क्या समझ पाएंगे? मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है। एक दिन पहले महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राहुल ने जो कुछ कहा उसकी गूंज दूर तक और देर तक सुनी जाएगी, ये उसी वक्त तय हो गया था। आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लेकिन राहुल के बयान के जवाब में उन पर इस तरह हमले होंगे और नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की दिखने लगेगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सहित बीजेपी के कई नेताओं ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के नेता की बात उन जैसे लोगों को कितनी चुभी है। कल आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी और आपने जो हिंदुओं का अपमान किया है, पूरी आप सहित पूरी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी। मैं एफआईआर कराऊंगा, कल उनके खिलाफ एप्लीकेशन देके एफआईआर कराएं। असल में राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को हिंदू विरोधी और महिला विरोधी बताना चाह रहे थे। ऐसा करते वक्त वो जो कुछ कह बैठे उसे आस्था पर चोट बताया जाने लगा। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। चूंकि राहुल महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाने की कोशिश की। राहुल गांधी पहले भी आरएसएस को महिला विरोधी संगठन बता चुके हैं। लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। एक बार फिर मौका मिला तो राहुल गांधी ने साबित करने की पूरी कोशिश की कि बीजेपी और आरएसएस दोनों महिला विरोधी विचारधारा रखते हैं। चूंकि अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए विरोधियों को राहुल के इस बयान पर पलटवार करने का मौका मिल गया। राहुल के बोलने का अलग अंदाज है और कई बार अपने इस अंदाज की वजह से वो अपने विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। एक बार फिर राहुल ने मौका दिया तो सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कि हिंदू देवी देवताओं को इस तरह से राजनीतिक विमर्श में घसीटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हिंदू आस्था पर चोट है। जिस प्रकार से हिंदू देवियों को उन्होंने घसीटा है, उनकी तुलना अर्थव्यवस्था की चीज़ों से की है। यदि उनमें हिम्मत है तो ईसाई धर्म के और इस्लाम के ऐसे पात्रों को विमर्श में लेकर इस तरह की तुलना करके दिखाएं। वास्तव में हिंदुओं की उदारता का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जब हुआ और उसके बाद में उन्होंने यही जो है कारोबार शुरू किया, अपनी आंखों से जिस देश को बचाया, आगे बढ़ा किया, वो कांग्रेस इस देश को बिखरते नहीं देख सकती है। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर किसी महिला को प्रधानमंत्री न बनाने के आरोप लगाए तो जवाब में बीजेपी ने राहुल को वंशवाद से हटकर सोचने की सलाह दे डाली। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में डर फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का आरोप है कि मौजूदा सरकार के दौर में किसानों से लेकर महिलाएं तक डरी हुई हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस को महिला शक्ति को सम्मान देने वाला संगठन बताया, लेकिन उनके बोलने के अंदाज ने एक नए विवाद की नींव रख दी है। विराट कोहली ने आज ऐलान किया कि वो अक्टूबर-नवंबर में यूएई में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, लेकिन उनका मकसद वनडे मैचों पर फोकस करना है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात की जानकारी दी।
काम के बोझ को समझना बहुत जरूरी है और बीते 8-9 साल में तीनों फॉर्मेट खेलते हुए और 5-6 साल से लगातार कप्तानी करते हुए मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है। मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। रवि भाई और रोहित के साथ बात करने के बाद मैंने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने इस बारे में बीसीसीआई सचिव जय शाह, अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ चयनकर्ताओं से भी इस बारे में बातचीत की है। साथ ही वो बतौर बल्लेबाज टीम के साथ जुड़े रहेंगे और पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे। कोहली ने T20 में कुल 90 मैच खेले और एक पारी में सबसे ज्यादा 94 रन बनाए हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से कोहली के कप्तानी छोड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि T20 मैचों में भारत की कप्तान की कमान कौन संभालेगा। फिलहाल इस रेस में सबसे बड़ा दावेदार रोहित शर्मा को ही माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव का निर्माण कार्य अंतिम दौर में पहुंच चुका है और राम मंदिर ट्रस्ट और इंजीनियरों ने आज पहली बार मीडिया के जरिए राम भक्तों को अब तक हुए निर्माण कार्य को दिखाया है और इस मौके पर देश को राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जिस नींव पर होना है, ये वही बुनियाद है। 40 फीट खुदाई के बाद 48 लेयरों में तैयार होने वाली नींव के 47 लेयर तैयार हो चुके हैं। ये नींव वहीं तैयार हुई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था। 48 लेयर तैयार होने के बाद 1.5 मीटर मोटी राफ्ट का निर्माण होगा। इसके बाद 30,000 ब्लॉक से मंदिर का आधार तैयार होगा। इसी के ऊपर मंदिर का कॉलम तैयार होगा जो कि 161 फीट ऊंचा होगा। हम लोग अभी 47 लेयर पे तो आ गए हैं। 48 लेयर लास्ट लेयर हम अगले कुछ दिन में भर देंगे इसको। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में एक रिच कंक्रीट का एक लेयर डालेंगे जिसको राफ्ट बोलते हैं। अयोध्या में भारी बारिश का असर राम मंदिर के काम पर भी दिखा, लेकिन दावा किया गया कि मंदिर निर्माण का काम जिस तेजी से चल रहा है उससे 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ये चट्टान मंदिर का आधार बन गया है, यही फाउंडेशन है। इसके बाद का दूसरा फेज शायद 2 महीने में हम पूरा कर लेंगे। बताया गया कि राम मंदिर के निर्माण में जिस तकनीक और सामान का इस्तेमाल हो रहा है उससे ये 500 साल तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है। गर्भगृह में बनने वाले परिक्रमा मार्ग पर 6 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनेंगे। धार्मिक मान्यताओं में प्रभु राम के साथ इन देवी देवताओं की पूजा की जाती रही है। यही वजह से ये फैसला हुआ है कि वहां पर मंदिर बनेंगे। बताया गया कि दिसंबर 2023 तक भक्तों के लिए रामलला के दर्शन भी खुल जाएंगे और उन्हें रामलला के दर्शन होने लगेंगे। बताया गया कि अब तक राम भक्त राम मंदिर का जो मॉडल देखते रहे हैं उसका सपना 110 एकड़ में साकार होगा। परिसर में म्यूजियम, गेस्ट हाउस भी बनेंगे और डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर 6 और मंदिर बनाने की तैयारी है। अक्टूबर के आखिर तक नींव पूरी हो जाएगी और दिसंबर तक मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। राम मंदिर का जो डिजाइन तय हुआ है उसके मुताबिक मंदिर 3 मंजिला होगा। गर्भगृह में रामलला तो दूसरे तल पर राम दरबार विराजित होगा। मंदिर के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर नवंबर में आने लगेंगे। मंदिर में 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होगा। बताया गया कि इस पूरे इलाके की ऐसी साज सज्जा की जाएगी जिससे इक्ष्वाकु वंश के दौर का एहसास हो, ताकि यहाँ आने वाले राम भक्तों को रामायण वाले राम और तब के माहौल का दर्शन हो सके। हालांकि भूमि पूजन के बाद ये पहला मौका था जब मीडिया को राम मंदिर परिसर में जाने का मौका मिला। राम मंदिर ट्रस्ट मीडिया के जरिए देश को मंदिर निर्माण के काम में अब तक जो प्रगति हुई है उसे दिखाना चाहता था। बताया ये गया है कि उम्मीद के मुताबिक मंदिर निर्माण का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की दूरी अब सिर्फ 12 घंटों में सिमटने वाली है। इसके लिए 1380 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली और मुंबई के बीच 130 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। प्लान के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे 2023 के मार्च तक पूरा हो जाएगा और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा के सोहना और राजस्थान के दौसा में इसके निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हेलीकॉप्टर से उस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना किया जो देश के विकास में इतिहास रचने वाला है।
1380 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुल 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसकी मदद से दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे का सफर महज 12 घंटे में पूरा होगा। यही नहीं, इसकी वजह से दिल्ली और मुंबई के बीच की करीब 1400 किलोमीटर की दूरी भी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। 2023 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का बन रहा है, जिसे 12 लेन तक किए जाने की योजना है। कई जगह हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। 50 किलोमीटर की दूरी के अंतर पर फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे, जहां रेस्टोरेंट, सुविधा स्टोर, पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग पॉइंट मौजूद होंगे। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एयरी एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोहना और राजस्थान के दौसा पहुंचकर भी एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। दावा किया गया कि एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस पर जानवरों के लिए अलग से एनिमल वॉकवे भी बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की अहम योजना है। 98,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। इस परियोजना में 4 लेनें अलग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए मौजूद रहेंगी। टोल वसूली के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना में सरकार ने खास तौर पर पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए भी कोशिश की है। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक का हिस्सा आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि एक्सप्रेसवे को जिस तरह से बनाया जा रहा है, उससे ईंधन की भी बचत होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के दौरान नितिन गडकरी ने सड़क पर शोर कम करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही गाड़ियों के लिए नया हॉर्न सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें तेज आवाज वाले हॉर्न के बदले गाड़ियों में बांसुरी और सारंगी जैसे म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत 2018 में हुई थी। दावा यह किया गया है कि इससे 50 लाख दिन का रोजगार पैदा होगा और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले साल तक दिल्ली से राजस्थान के लिए इसकी शुरुआत हो जाएगी, जबकि पूरे एक्सप्रेसवे की शुरुआत अगले 2 सालों में होगी और इसकी मदद से यात्री दिल्ली से कटरा की यात्रा महज 6 घंटों में पूरी कर सकेंगे। और नितिन गडकरी के मुताबिक अकेले राजस्थान में 2023 से 24 तक 30,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2500 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कल और परसों राज्यों के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिन तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अजीत हमारे सहयोगी मौजूद है। अजीत, 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे अब? हाँ देखिए, बिल्कुल रिचका, भारी बारिश और मौसम के अलर्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश हो रही, आज भी कई जगह पे बच्चे परेशान हुए, 3 बच्चों की मौत भी हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि अगले 2 दिन तक प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी बंद रहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो है संडे आ जाएगा। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो भी स्कूल कॉलेज हैं वो मंडे को खोले जाएंगे। बिल्कुल, भारी बारिश के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं 2 दिन तक। शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात।